Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है ओवरव्यू देखेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसे कहते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है सीरीज ऑफ प्रोटीन है, यानी एक से ज्यादा जो है प्रोटीन है जिसको हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ प्रोटीन है। उस प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या फिर टोटल 4 प्रोटीन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये आपने याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक। अगर हम बात करें कि ये कॉम्प्लेक्सेस या जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हम कहेंगे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कह सकते हैं क्रिस्टी। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को समझेंगे, आप देख सकते हैं ये जो मैंने स्ट्रक्चर रेड मार्कर से ड्रॉ किया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है आप देख सकते हैं और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन में जो है फोल्डिंग्स बने होते हैं। तो इस इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टी भी कह सकते हैं या फिर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है एक स्पेस होता है जिसको हम कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको शॉर्ट में हम IMS कह सकते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लार्जेस्ट पार्ट है और उसमें जो मैंने ब्लैक कलर के जो डॉट्स बनाए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये इनर लार्जेस्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें डेंस लिक्विड प्रेजेंट होता है या फिर डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड में डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैट्रिक्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल होता है मैट्रिक्स में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हम कहेंगे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन गोल क्या है? ATP की प्रोडक्शन करना यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2। यानी ये जो NADH और FADH2 जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है? ATP की प्रोडक्शन होती है। या फिर लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तक, तो उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, वो पंप होते हैं जिसको हम कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। लवली स्टूडेंट्स, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किसे कहते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन किस तरह पंप होते हैं या फिर किस तरह ATP की सिंथेसिस होती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रोसेस को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डायग्राम को समझेंगे। अभी आपने जस्ट ये दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है ATP की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि मेन इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वो कौन से 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो NADH होता है और FADH2 होता है। लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये NADH और FADH2 जो है कौन प्रोड्यूस करता है या फिर किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के थ्रू जो है NADH और FADH2 की प्रोडक्शन होती है, जो किस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं या किस चीज़ को डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यहाँ पे आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, और वाटर की भी फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होगी।
और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन फंक्शन है वो एटीपी की प्रोडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितनी एटीपी की मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है? हम कहेंगे 34 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है लवली स्टूडेंट्स, ये फाइनल स्टेज है एरोबिक रिस्पायरेशन का। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसे जो है एनर्जी रिलीज होती है। ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेज था वो ग्लाइकोलिसिस था। सेकेंड स्टेज जो था एरोबिक रिस्पायरेशन का वो क्रेब्स साइकिल था। और जो लास्ट और थर्ड स्टेज है एरोबिक रिस्पायरेशन का वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब लवली स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। लवली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? NADH से स्टार्ट होती है और FADH2 से स्टार्ट होती है। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि NADH और FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, नंबर 1। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये NADH और FADH2 जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हमने कहा प्रोड्यूस होता है? हमने कहा क्रेब्स साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, ये NADH जो होता है और FADH2 जो होता है ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल जो होता है या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का जो प्रोसेस होता है वो मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स जो है वो इनर लार्जेस्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है जिसको हम कहेंगे NADH, ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इस ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होता है मॉलिक्यूल से। और जिस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आप देख सकते हैं हम कहेंगे NADH जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि उससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आयन भी जो है वो प्रोड्यूस हुए NADH से। और ये NADH अब किस में चेंज हो गया? NAD पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो ये NADH जो है ऑक्सीडाइज हो गया और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, हर एक कॉम्प्लेक्स का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में 2 स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। ये असल में 2 प्रोटीन्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे फिर आगे जो है ट्रांसफर करेंगे। अब इन दोनों का नाम क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको शॉर्ट में हम FMN कह सकते हैं। और सेकेंड स्ट्रक्चर का नाम है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जिसको शॉर्ट में हम FeSB कह सकते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इनसाइड कॉम्प्लेक्स 1 और ये टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं और फिर इसको ट्रांसफर करते हैं आगे। लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है इसकी एनर्जी यूज करेगा। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स में जो है हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन अब कहाँ पे आ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे IMS। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन्स जब FMN से गुजरकर FeC के साथ गुजरकर जो इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में प्रेजेंट होते हैं ये अब आ गए एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एज द नेम इंडिकेट ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं आगे कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। इसको मोबाइल क्यों कहते हैं? मोबाइल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है मूव कर सकते हैं। ये जो 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो ट्रेवल करते हैं या फिर वो जो है मूव कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहेंगे यूबीक्विनोन Q। यूबीक्विनोन Q को हम कोएंजाइम Q भी कह सकते हैं,
और शॉर्ट में हम COQ कह सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो NADH ने प्रोवाइड या फिर डोनेट किए थे, अब ये यूबिक्विनोन Q के पास आ गए। लवली स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कह सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है आप देख सकते हैं। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनर जिसका एक स्पेसिफिक नाम है FADH2, ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये चेंज हो जाएगा FAD में चेंज हो जाएगा और साथ साथ जो है ये 2 हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये FADH2 ने इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ डोनेट कर लिए, किसकी तरफ डोनेट कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की तरफ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन कैरियर से जो है गुजर कर कहाँ पे आ गई, उसी यूबिक्विनोन Q के पास आ गए जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था। तो हम कह सकते हैं ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी इलेक्ट्रॉन उठाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन उठाता है। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के हवाले से कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है जिसको हम कहेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये कोई भी प्रोटॉन पंप का काम नहीं करेगी। आप देख सकते हैं प्रोटॉन जो है ऊपर की तरफ पंप नहीं होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। अब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कह सकते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गए, यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन गुजर कर साइटोक्रोम C की तरफ आ गया। लवली स्टूडेंट्स, ये जो है सेकंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो सेकंड टाइप है उसको हम कहेंगे साइटोक्रोम C। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड मोबाइल कैरियर की तरफ आ गए जिसको हम कह सकते हैं साइटोक्रोम C। और लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने भी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया और हाइड्रोजन आयन जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन, उसको पंप किया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। अब ये साइटोक्रोम C जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी जो है हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से जो है पंप होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए टुवर्ड्स फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कहेंगे ऑक्सीजन। इसको फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइनली अभी किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास आ गए। और लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब NADH और FADH2 जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये तो हमें पता है, और साथ साथ जो है हाइड्रोजन आइंस भी निकलते हैं। तो कुछ हाइड्रोजन आइंस जो है इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। और कुछ जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। लवली स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है कॉम्प्लेक्सेस की जो कहानी थी वो खत्म हो चुकी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन फंक्शन है वो ATP की सिंथेसिस है। तो ATP की सिंथेसिस किस तरह होती है, हम कह सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा हाइड्रोजन आयन है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। इसकी वजह से जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करेगा लवली स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है ATP सिंथेज। ये जो ATP सिंथेज है जो एक एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या है, ये वापस हाइड्रोजन आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से उठाती है, वापस जो है कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है, मैट्रिक्स वाले रीजन में, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP में चेंज हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये ATP के प्रोडक्शन जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है जो हमने डिस्कस किया। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, कीमियो ऑस्मोसिस। लवली स्टूडेंट्स, आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन आयन वापस मैट्रिक्स में क्यों आते हैं, नंबर 1,
और सेकंड ये है कि ये हाइड्रोजन आयन इस मेम्ब्रेन से क्यों गुजर नहीं सकते और मैट्रिक्स के पास क्यों नहीं आ सकते। अगर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन जो है वो इम्बैलेंस हो गए थे, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा थे एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है एटीपी सिंथेस होता है और इसकी वजह से जो है एटीपी की प्रोडक्शन भी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हाइड्रोजन आयन इस मेम्ब्रेन से क्यों गुजर नहीं सकते और मैट्रिक्स के पास क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमिएबल होता है। अब हम फाइनल पॉइंट्स देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक NADH का मॉलिक्यूल यूज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो 3 ATP की मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनर है जिसको हम कहेंगे FADH2, जब एक FADH2 जो है वो यूज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या फिर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 10 NADH के मॉलिक्यूल्स जो है यूज होंगे, जिसकी वजह से अगर हम बात करें हम कहेंगे 10 × 3, क्योंकि एक NADH जो है वो 3 ATP की फॉर्मेशन करता है, तो 30 ATP की प्रोडक्शन होती है 10 NADH के मॉलिक्यूल से। और हम कहेंगे टोटल 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और हमने कहा एक FADH2 जो है 2 ATP की प्रोडक्शन करेंगी, तो 2 FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल 4 ATP की प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम इस दोनों को प्लस करें 30 और 4 को, तो टोटल हम बात कर सकते हैं कि 34 ATP की प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लवली स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लवली स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।